नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर जो वैकेंसी आई हुई है ITI कैंडिडेट्स के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या क्या एज लिमिट रहेगी और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो जब ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये आइकन बार जो दिखेगा इसमें आपको, तो यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट का दिखेगा। वेट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन से आइकन पे आपको क्लिक करना है और उसके नोटिफिकेशन पे आपको जाना है। ठीक है, तो इस कई सारे आइकन बार जो चल रहे हैं, जो लेटेस्ट न्यू वाला जो चल रहा है उसमें देखेंगे कि ग्रुप सी वाली पोस्ट और ग्रुप ए वाली पोस्ट भी है। लेकिन जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है कि ग्रुप सी वाली पोस्ट पर अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए इसको लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022 है और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है 10 से 16 सितंबर 2022 है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कि 31 तारीख तक, पहली बात कि इस फॉर्म को जो आपको आवेदन करना है वो ऑफलाइन आवेदन होगा और इसको आपको 31 अक्टूबर तक किसी भी हालत में भेज देना है। मतलब आपका जो फॉर्म है वो इससे पहले ही फिल करेंगे तभी आप भेज पाएंगे। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में ये जो पहली वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं, ये वाली वैकेंसी जो है नेम ऑफ पोस्ट है इंजन ड्राइवर की, लेवल 4 की है ये। इसमें UR की एक पोस्ट है और ST की एक पोस्ट है। टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट एंड सर्टिफाइड ऑफ अ कॉम्पिटेंसी एज ए इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसका। एक्सपीरियंस जो दिया गया है यहाँ पे 2 ईयर सर्विसेज सारंग एंड वेसल ऑफ ओवर 400 बोट हॉर्स पावर, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। ठीक है, रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद दूसरी पोस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया आपको सारंग लश्कर का जनरल सेंटर सर्विस, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। इसमें जो UR की पोस्ट है वो 1 है। टोटल 1 ही वैकेंसी है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें देख सकते हैं आप, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए किसी हाई स्कूल, मतलब कहने का मतलब कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सारंग से। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी एक्सपीरियंस आपको 2 साल का मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 30 साल एंड रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का। OBC SC ST की सीट ही नहीं है इसमें, तो इसमें SC ST के रिलैक्सेशन के बारे में बात नहीं की गई है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर में पे लेवल 3 है ये। UR की एक पोस्ट है, ST की एक पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और प्रोसेसिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए एज लिमिट भी सेम है। उसके बाद देखिए सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट में, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें आप ग्रुप सी की पोस्ट है ये। इसमें UR की 3 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th है आपका। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बहुत हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म शुड एबल टू रिमूव मिरर डिफेक्ट इन अ व्हीकल। मोटर मैकेनिज्म की आपको पास नॉलेज भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में दे रहा है आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। एज लिमिट इसकी जो है वो 18 से 27 साल आपको दी गई है। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा SC ST को, OBC को, एंड 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को। उसके बाद बात करते हैं ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट जो हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर वाले। इनमें देखिए कि पे लेवल 2 की पोस्ट है ये। इसमें UR की एक पोस्ट है, केवल ध्यान दीजिएगा, UR की एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड and reputed workshop in a electrician electrical fitter trade under apprenticeship act 1961 under any other recognized apprenticeship scheme। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर अप्रेंटिसशिप पूरी की है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं। ठीक है, उनके लिए है स्पेशली ये, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा मिल गया। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है कि देखिए इसमें से जैसे और करके जो लिखा गया है, तो
तो इसमें से आपके पास कुछ भी हो तो चलेगा। जैसे आपके पास ITI हो और प्लस अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जैसे शुड कंप्लीटेड ट्रेनिंग कोर्स ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर का ट्रेड एक्सपीरियंस हो तो भी आप एलिजिबल हैं। 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो इन ट्रेड, नो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास, जैसे आप किसी ने ITI नहीं किया है, वो ITI मैंने इलेक्ट्रीशियन का जो काम है करता था किसी कंपनी में, हाई स्कूल बेसिस पे जाके लगा हुआ था, चाहे हाई स्कूल पे ही कई बार अप्रेंटिसशिप निकलती है 2-2 साल 3-3 साल की, वो कंप्लीट कर लिया फिर इलेक्ट्रीशियन काम कर लिया तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात कर लें तो एज लिमिट जो रहने वाली है 28 से 27 साल रहने वाली है, और जनरल की सीट है तो इसमें कोई भी कैटेगरी का आपको लाभ इसमें नहीं मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम मैकेनिकल फिटर के जो कैंडिडेट हैं, इसमें भी देखिए पे लेवल 2 की है, इसमें भी UR की एक पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और शुड हैव अप्रेंटिसशिप, सेम क्राइटेरिया फुलफिल करना है आपको जैसा कि ऊपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को करना था। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रहने वाली है आपकी, और UR की पोस्ट है तो किसी कैटेगरी का इसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट वेल्डर है, वेल्डर वाले जो ट्रेड से ITI किए हुए कैंडिडेट हैं उनका ये पे लेवल 2 है, UR की इसमें एक पोस्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें भी सेम, शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वेल्डर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप आपने पूरी कर ली हो तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एज लिमिट सेम है 18 से 27 साल, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। चलते हैं आगे। उसके बाद टर्नर, जो टर्नर ट्रेड से ITI किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी UR की एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कारपेंटर से जो ITI किए हुए कैंडिडेट हैं स्किल्ड, उनके लिए देखिए लेवल 2 की पोस्ट है, उसमें भी UR के लिए इसमें भी एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए आगे, ये देखिए फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसमें देखिए पे लेवल 2, अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, UR की इसमें भी एक पोस्ट है। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ITI और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विच इज़ नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। माने आपके पास कोई भी माने इस चीज़ से रिलेटेड ITI ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो ट्रेड में, नो ट्रेनिंग ITI म्हणजे आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं हो तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। इसमें डिजायरेबल क्या है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपको होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन सेम है। उसके बाद बात करते हैं लश्कर करके एक पोस्ट है, तो इसमें देखिए प्रे लेवल 1 की पोस्ट है ये, इसमें SC की पोस्ट हैं खाली, UR की नहीं है, 2 पोस्ट इसमें SC की अवेलेबल है। उसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विस ऑन बोट में आपका जैसे बोट वाली जो फील्ड होते हैं जैसे कोचिंग शिपयार्ड वगैरह इन सब फील्ड में, तो उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप। ठीक है, 18 से 30 इसकी एज लिमिट दी गई है आपको। उसके बाद बात करते हैं MTS पोस्ट की। MTS पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है यहाँ पे, उसकी जो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पियोन की पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेवल 1 की पोस्ट है, इसमें UR की एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल आपके पास पास होना चाहिए, 2 साल का पियोन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर कहीं से भी। ठीक है, तो आप इसको एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट इसकी जो है 18 से 27 साल है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट में देखिए यहाँ पे अनस्किल्ड लेबरर की जो बात की गई है, पे लेवल 1 में आता है ये, UR की एक पोस्ट है इसमें। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए एंड इट्स और ITI, अगर आप हाई स्कूल पास हैं या फिर ITI पास होने चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड। ठीक है, इस ट्रेड में आपका 3 साल का आपके पास अनस्किल्ड लेबरर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद MTS माली की जो पोस्ट है, यहाँ पे माली की जो पोस्ट निकली गई है उसमें भी UR की एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। लिखा है इसमें कि हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भर सकते हैं। एनेक्चर 1 में दिया गया है जो कुछ भी। द एप्लीकेशन विथ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ्स शुड बी accompanied by xerox copies of a document listed below, duly self-attested with the name and date. No original certificate are forwarded along with the application form. दिया गया है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देंगे तो उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। इसकी फ़ोटो कॉपी जब आप लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि फ़ोटो कॉपी लगा दी तो आपका जैसे ITI का मार्कशीट है
तो उसका फोटोकॉपी जैसे लगाएंगे तो वहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, ठीक है। जैसे आप अपना साइन भी कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप कर देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा देख लीजिए आप। वैलिड फोटो ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। फिर उसके बाद बात करें आपका 12th डिप्लोमा जो कुछ भी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गई। फिर लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या कहने का मतलब ये है कि आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना हो तो आप उसको नया बनवा लें और फिर जाके इसको अप्लाई करें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो आपको लगाना होगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनली, NOC प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेना पड़ेगा। फिर 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो आपको लगाना होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, एप्लीकेंट आर इनक्लोज अ सेपरेट ब्लैंक इनवेलप विथ ₹50 पोस्टल स्टैम्प। 50 रुपये का आपको पोस्टल स्टैंप लेके एक लिफाफा, जो एक मेन लिफाफा आप बड़ा सा लेंगे, पहले आप एक बड़ा लिफाफा लेंगे जिसमें आप एप्लीकेशन A4 साइज़ का पेपर पूरी तरीके से चला जाए। फिर उसके अंदर दे रहा है कि आर इनक्लोज टू सेपरेट इनवेलप विथ एड्रेस, माने आप अपना एड्रेस डाल के उस पर क्या करेंगे, एक लिफाफा और डालेंगे, जिससे 50 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर लगा देंगे और वो लिफाफा इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि वो जो ऑफलाइन फॉर्म है ये, तो जो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे, चाहे जो भी है आगे का प्रोसीजर भेजेंगे, तो वो आपको उसी इन्वेलप में भेजेंगे, चाहे आपका जॉइनिंग लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल एबव डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट। माने जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो 31 अक्टूबर 2022 से पहले के ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या कहते हैं बाद में आप बनवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको पहले का ही बनवा लेना है। चाहे आप प्रेजेंट में अभी अप्लाई करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको एक चीज़ और लिखी गई है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद उसको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ना कि विदिन 45 दिन, और 45 दिन के भीतर क्या होना चाहिए, वो आपको पहुंच जाना चाहिए। और किस एड्रेस पे भेजना है, तो आप ये एड्रेस क्लियरली नोट डाउन कर लें, आपको इसी एड्रेस पे भेजना है। और हाँ, विशेष बात, जो आप अंदर लिफाफा डालेंगे उस पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे 2 में, ठीक है। आप अपना एड्रेस डालेंगे 2 में, ठीक है। और जो लिफाफा जो हमें कोस्ट गार्ड को भेजना है वहाँ पे आप 2 में इसका ये एड्रेस डालेंगे, द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस PO, वर्ली कॉलोनी, मुंबई, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की जो बात करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन, ऑल एप्लीकेंट आर रिवाइज्ड रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड सब्जेक्ट टू एलिजिबल क्राइटेरिया एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड द एडमिट कार्ड्स। जैसे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे वो लोग, तो शॉर्टलिस्ट करेंगे किस आधार पर, नेसेसरी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास, आप जो लिफाफे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, फिर आप रिटन टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे। होता क्या है, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी में जब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे तुरंत डॉक्यूमेंट चेक करके, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको उसमें लेंगे, एलिजिबल करेंगे अप्लाई करने के लिए। तुरंत पेपर होता है, तुरंत कभी कभी रिजल्ट भी बता देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए आपका जनरल नॉलेज रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, उसका जनरल इंग्लिश रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑन रिलेवेंट ट्रेड, यानी यहाँ के आपसे ट्रेड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन अगर 100 है तो 100 क्वेश्चन है तो सभी का 25-25 नंबर आप ले लीजिएगा, क्योंकि सभी मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे और ITI से रिलेटेड भी 25 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद बात करते हैं आगे। ये क्राइटेरिया दे रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन में जो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा वो आपको क्या करना होगा कि रिटन एग्जामिनेशन 50% होगा, हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट आर शॉर्टलिस्टेड, और ट्रेड टेस्ट जिसका 50% से ऊपर होगा, SC ST कैंडिडेट के लिए 45%, उनको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जब लिफाफा आप सबसे बड़ा वाला, जब बाहर की तरफ वाला लगाएंगे, सबसे बड़ा वाला जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये बोल्ड लेटर में, माने मोटे मोटे लेटर में आप लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट लिख देनी है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन कोई अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन, वेट अ बिट,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन वाला कैंडिडेट है तो वो इलेक्ट्रीशियन लिखेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। और जो आपका पोस्ट कोड दिया है वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिख के आपको इनवेलप पे ऊपर लिखना है, ताकि वो उसी आधार पे उस जितनी भी पोस्टों पे लोग अप्लाई करते हैं तो उसको अलग अलग कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओवर राइटिंग वगैरह मत करने की कोशिश करिएगा, जो कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, आपको एनेक्चर पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देंगे, अपना नेम जो लिखेंगे ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद फादर्स नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस विथ पिन कोड। फिर इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हाई स्कूल लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ITI होगा तो ITI लिख दीजिएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ मार्क एंड बोर्ड लिख देंगे आप यहाँ पे, 12th होगा तो 12th भी लिख लीजिएगा। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे मेल है या फीमेल, उसका नेशनैलिटी होगी आपकी। उसके बाद चलते हैं आगे, वेदर यू आर फिजिकली हैंडीकैप्टेड और नॉट, आप विकलांगता से एक संबंध रखते हैं या नहीं, SC ST OBC। उसके बाद वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यस और नो, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID दोनों आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देना है। अच्छे से ईमेल ID मेंशन करिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो आपको कॉन्टैक्ट भी करते हैं। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा देना है यहाँ पे, आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है जैसा भी हो। फिर उसके बाद जिस जगह से आप जब आपका घर हो वो प्लेस डाल दीजिएगा, और डेट जिस दिन आप फॉर्म यहाँ पे मतलब स्पीड पोस्ट करें, चाहे ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए जब डालेंगे तो वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और ऑर्डिनरी पोस्ट करके आपको भेज देना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जैसे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 2 कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है आपका, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। कोस्ट गार्ड में स्पेशली ये कंडीशन है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कास्ट सर्टिफिकेट को ही वैलिड करता है, क्योंकि वो उसमें उसी ये जो फॉर्मेट आपको दिखा रहा है इसी तरीके का फॉर्मेट आपका उसमें ही बन के आएगा। तो आपको इस घबराने की जरूरत नहीं कि आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है या नहीं करना है। आप सिंपली जाके कहिएगा कि मुझे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो सारे क्राइटेरिया इस चीज़ को लिखकर उसमें भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे इस एफर्ट को प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फिर दूसरी बात, हमारा टेक्निकल डिलाइट का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसको ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, कोई भी ऐसी वैकेंसी छूट ना जाए जो आप कभी देख नहीं पाते हैं, चाहे आपसे वंचित रह जाती है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि मैंने इस वैकेंसी को फॉर्म फिल किया होता तो काश मेरा हो गया होता। तो इस तरह वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।